ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2 4 5 बेसिक बात अगर हमारी वो भी फिसली हुई हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मुझे देखते ही दिख जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, पहचान में आ जाना चाहिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, जिन्हें नहीं पता चल रहा हो, क्योंकि कार्बन ने अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो इट इज sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई बनाया है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बनाए हैं तो sp3। मैंने कहा ऐसे लिखता है sp3, उन्होंने कहा नहीं सर गलती हो गई, ऐसे लिख। फिर एक दूसरा, बहादुरी नहीं दिखानी इसमें, स्मॉल ई एस है, स्मॉल ई पी है और पी की पावर 3 है। अगर इस फंडामेंटल से जा रहे हैं तो ये कार्बन, ये भी sp2, ये sp, ये sp, ये sp है, क्योंकि इसने 2 सिग्मा और 2 पाई बनाया। डन। लास्ट वाला sp2 है वो, ठीक है। फिर ये इससे भी आसान बात, ये कार्बन, कार्बन के नाम पर सिर्फ एक कार्बन को टच कर रहा है तो इट इज प्राइमरी कार्बन। ये 2 को छू रहा है सेकेंडरी, ये 3 को डायरेक्ट टच कर रहा है तो दिस इज टर्शरी, प्राइमरी 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 एंड दिस इज क्वाटरनरी। क्लियर। ये तो टाइप्स ऑफ कार्बन है हमारे पास 2 तरह से, एक हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे और एक को कितनों को टच, कितने कार्बन को टच कर रहा है उस बेसिस पे। फिर नेक्स्ट कुछ ग्रुप्स हमें याद नहीं रह रहे होते। CnH2n +2 लिख दूं तो इट इज अल्केन, अगर +1 लिख दूं तो एक कार्बन रोता रह गया होगा कहीं ना कहीं से, जहां से H छीन लिया होगा, तो इसको हम R- भी लिखते हैं और इसको इन जनरल एल्काइल कहते हैं। अगर N की जगह 1 डाला जाए तो दिस इज CH3 एंड नेम इज मिथाइल। इसका एक H और नोच लिया जाए तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, और कभी कभार कहीं कहीं इट कैन बी रिटन लाइक दिस। हालांकि 2 बात में फर्क होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी शक्ल मिल रही हो तो हम उसे मिथाइलिन ही कहते हैं। अब ये मुझे हर हाल में याद हो जाने चाहिए, इनके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसको इथाइल कहते हैं, इसको Me- भी लिख सकते हैं आप, इसको Et- भी लिख सकते हैं, और इसमें अगर ये सीन हो जाए तो दिस इज इथीन। इथीन का, इथीन का एक एच हटाया तो बना इथाइल, इथीनाइल। और इथीनाइल कम पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर है विनाइल। तो मैंने यहां अगर Cl लगाया था तो इट्स नेम इज, कॉमन नेम इज विनाइल क्लोराइड। दिक्कत हमारे लिए जो शुरू होती थी वो यहां से शुरू होती थी। इस साहब का नाम इन जनरल प्रोपाइल, प्रोप डैश भी लिख सकते हैं। अब ये जो प्रोपाइल है, इसमें एक किस्सा तो ये है, ये का नाम प्रोपीन, और प्रोपीन का इस कोने से अगर मैंने एक एच निकाल दिया तो इसका नाम प्रोपीनाइल, प्रोप 2 इनाइल। उधर कुछ लगा होगा 1 2 प्रोप 2 इनाइल, लेकिन ज्यादा पॉपुलर इट इज एलाइल। यहां Cl लगा दूं तो इट इज एलाइल अल्कोहल। अब इस प्रोपाइल में क्या दिक्कतें थी, एक किस्सा ये है, एक किस्सा ये है, और एक किस्सा ये। तो इन 3 प्रोपाइल में पहले तो कौन से 2 सेम है, नीचे वाले दोनों सेम है, नीचे वाले दोनों सेम है। CH3 को पकड़ के मोड़ के इधर कर दो, इस बॉन्ड को मोड़ के इधर को बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक में मोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोड़ के बजाय तोड़ने और जोड़ने से फर्क पड़ता है। क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से एक H तोड़ दूं और लाके यहां चिपका दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये दोनों को इंटर कन्वर्ट करने के लिए ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करने के लिए ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका नाम प्रोपाइल भी है और एन प्रोपाइल भी है। इन दोनों में इसका नाम आइसोप्रोपाइल है, और इसका नाम होना चाहिए था, क्योंकि जो कार्बन रो रहा है डेट इज सेकेंडरी, इसका नाम होना चाहिए था सैक प्रोपाइल। लेकिन बाई चांस सैक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल सेम बन गए तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल ज्यादा पॉपुलर हो गया, सैक प्रोपाइल रेयरली कोई कह रहा है, नहीं तो कोई कहना पसंद कर ही नहीं रहा। तो मैंने स्पीड बढ़ा रखी है सर, बात बन रही हो जहां ना आ रहा हो रोक देना कि सर ये बात दोबारा बोल, ठीक है। ये कंपाउंड कह रहा हूं ग्रुप अगर मेरे पास है तो इट इज ब्यूटाइल, और आप इसे एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल कह सकते हैं। ये बोला मेरी कुछ शक्लें और बन सकती हैं, हमने बोला क्या क्या, तो बोला एक ये सिंगल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। इसको मैं समेट कर ऐसे भी लिखा देख सकता हूं क्या, तो ये दोनों तो सेम ही है। अब 1 2 3 4 5 फोटोग्राफ में कौन सी 2 सेम है, सेकंड और थर्ड सेम है। ये मेरे से फिर से गलत बन रहा है, सॉरी सर, इसलिए आप कंफ्यूज हुए। ये सेकंड और थर्ड सेम है। इसको इधर से करूंगा तो काउंटिंग 1 2 इधर से करूंगा, वो कर दूंगा तो 1 2 उधर से करूंगा, दोनों सेम है।
तो दोनों सेम है तो एक रब कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये एन ब्यूटाइल था। एक स्ट्रेट कार्बन चेन पर टर्मिनल कार्बन, आखिरी कार्बन अगर रो रहा है और दूसरे टर्मिनल से सेकंड पर मिथाइल लगा है, देखो एक स्ट्रेट कार्बन चेन पर टर्मिनल कार्बन रो रहा है और दूसरे टर्मिनल से जो सेकंड कार्बन है उस पर अगर मिथाइल है, कुछ तो कॉमन आया, तो इसको आइसो ब्यूटाइल कहते हैं। फ्यूज अगर उड़ गया हो तो मैं यहाँ अगर यहीं कहीं सी लगा दूं तो ये आइसो पेंटाइल, एक आगे सी और लगा दूं तो आइसो हेक्साइल। क्लियर हो गई आइसो की बात। एक स्ट्रेट कार्बन चेन का एक टर्मिनल रो रहा, दूसरे टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा दिया जाए तो उसको आइसो कहते हैं। टोटल 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल। अब फिर से वही बात फिट बैठ रही है, एक स्ट्रेट कार्बन चेन में एक टर्मिनल कार्बन तो रो रहा, दूसरे टर्मिनल से सेकंड एंड पे मिथाइल लगा, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसो हेक्साइल। डन। अब आइसो के बाद ये वाला बोला मेरा जो कार्बन रो रहा है डेट इज सेकेंडरी, देखो है या नहीं सेकेंडरी, इसलिए मेरा नाम सैक ब्यूटाइल। यहाँ जो कार्बन रो रहा था वो कैसा था, प्राइमरी था, जो रो रहा था वो ये था, इसमें भी जो रो रहा था वो, इसमें भी प्राइमरी रो रहा है, इसमें भी प्राइमरी, लेकिन ये एन ब्यूटाइल है, ये जो रो रहा है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ जो रो रहा है डेट इज टर्शरी, इसलिए इसका नाम टर्ट ब्यूटाइल। कोई दिक्कत? पेंटाइल में भी सीन बन सकते हैं, एक तो हमने पिछले पेज पे देख लिया, मुझे फिलहाल सबकी जरूरत नहीं, इसकी एक जरूरत है बस। तो इस कार्बन इसका नाम नियोपेंटाइल। अब नियोपेंटाइल में एक बात और देखो, अगर मैं वहां से इसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ये कर दूं तो भी वही बात है, ये कर दूं और ये ना करके ये कर दूं, आ गया समझ में? तो इसका नाम नियो पेंटाइल है। नियो हेक्साइल हेक्साइल हमारे यहाँ पूरे कोर्स में कहीं जरूरत नहीं पड़ रही, चक्कर में जाने रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये एल्काइल ग्रुप्स होने के बाद ये साहब इतने पे रोकते हैं, तो हमने बेंजीन से एक एच नोचा, बेंजीन से एक एच नोचा है तो इसको मैं C6H5- भी कह सकता हूँ, इसको मैं PH- भी लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैं 5- भी लिख सकता हूँ, और इन सब का नाम फिनाइल ग्रुप है। अब ये वाले साहब का नाम टॉलुइन है, ये वाले साहब का नाम टॉलुइन है, और इस टॉलुइन का अगर मैं एक एच यहां से छीन लेता हूं तो इसका नाम बेंजाइल है। टॉलुइन से टॉलवाइल नहीं हुआ, बेंजाइल हुआ, ये अजीब बात है। बेंजीन से बेंजीनाइल होना चाहिए था, बेंजीनाइल नहीं हुआ, बिल्कुल अलग फिनाइल हुआ। अब इस बेंजाइल का एक एच और छीन लेते हैं तो इट इज बेंजल, और इसका एक एच और छीन लेते हैं तो इट इज बेंजो। ये भी मुझे कन्वर्जन में बेंजाइल तो खूब ही मिलेगा, कन्वर्ट दिस इनटू बेंजाइल अल्कोहल, कन्वर्ट दिस इनटू बेंजाइल। नेक्स्ट 2-3 कंपाउंड हमें बहुत रुलाते थे, हम इनका नाम याद ही नहीं आके देता था। उनमें से एक महाराज ये थे, कभी रेयर ये वाले, ये तो बहुत ही मिलते थे, कभी कभार ये महाराज भी मिल जाया करते थे, और एक ये साहब भी बहुत रुलाया करते। तो पहले वाले का कॉमन नेम इज एसीटोफिनॉल। कीटोनिक ग्रुप पहचान में आ रहा है। इधर भी अगर मैं CH3 लगा देता तो दिस इज एसीटोन, एसीटोन का एक CH3 छीन कर एक फिनाइल लगा दिया, तो एसीटोन और फिनाइल की संधि करके अजीब सा नाम एसीटोफिनॉन। इसमें कोई IUPAC नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है, कॉमन नेम है एसीटोफिनॉन। अब ये दूसरी साइड भी, तो ये कुछ कुछ मुझे रिश्तेदार सा लग रहा है इसका बेंजो का। कैसे? एक पे तो रिंग लगा दिया और एक डबल बॉन्ड 2 करके, तो उन्होंने इसका बेंजीन में, बेंजो में जैसे एक फिनाइल लग गया और ओन लग गया, तो इसलिए इसका नाम बेंजोफिनॉन हो गया। ये मेरा याद रखने का तरीका है, मैं भूल जाऊं तो डेवलप करने के लिए। मैं उधर से चलता आ रहा हूँ इस कंपाउंड में, उधर से, तो ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। CH3CONH2, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड, IUPAC नेम इज इथेनामाइड, कॉमन नेम इज एसिटामाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस एसिटामाइड का एक एच छीन कर अगर मैं CH3 लगा दूं तो इसका नाम IUPAC में आऊं तो एन मिथाइल इथेनामाइड, एन मिथाइल इथेनामाइड। अब इसने कहा नहीं, मैं तो ये हटाकर ये लगा रहा हूं। अब इसको देखो, ये दोनों सेम लिखे हैं क्या? अब ये शक्ल आती तो हम पहचान लेते हैं यूजुअली, ऐसे लिखा जाता तो एकदम घबरा जाता, पता नहीं कौन सा आ गया, याद ही नहीं आ रहा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम तो एन फिनाइल इथेनामाइड, लेकिन ज्यादा पॉपुलर एसिटाइनाइलाइड। बोलो यही था क्या? और थोड़ा बहुत कभी कभार ये रुला दिया करता था जिन्होंने कम मेहनत की होती थी। इसका नाम एनिसोल है, जो कॉमन और आयुपैक दोनों माना जाता है। इसका नाम फिनिटोल है, और मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, कहीं मुझे साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा मिला, लेकिन इस फिनिटोल को यूजुअली बस कॉमन ही मानते हैं। IUPAC लिखना हो तो इथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम
बेंजोइक, लेकिन इस कंपाउंड का नाम PHTHALIC थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड NH2NH2, इसका नाम हो गया था थैलामाइड। अब यहां से ये NH2 और इनमें से एक H निकल गया, तो ये NH2 तो पूरा गायब हो गया। कौन दाढ़े मारकर हो रहा है? C। और यहां से H होया N से, तो यहां कौन दाढ़े मारकर हो रहा है? N। तो देखना सब चुप हो गए क्या? C भी चुप, N भी चुप, कार्बन के सबके 4-4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 3-3 बॉन्ड। तो थैला काट के छोटा कर दिया, याद आ गई वो ट्रिक। तो थैला काट के छोटा कर दिया तो बन गई थैलीमाइड। स्पेलिंग देखो, थैलीमाइड ही पढ़ी जा रही है या नहीं? चले, याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, पढ़ाते हुए जब फ्लो में लाऊंगा तो बड़े आराम से आ जाएगा, अभी तो सिर पे जोर डालेगा। ये एस्पिरिन है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। फिलहाल मत लिखो, जब फिनॉल में आऊंगा वहां पे बहुत बढ़िया से बात समझ आ जाएगी, उसमें रट्टा मारना नहीं पड़ेगा फिर। ये तो अलग से बिल्कुल रटना पड़ता, बढ़ जाएगा को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे जरूरत पड़ती है वो क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और गाड़ी चली नहीं रही होगी, अब जिन्होंने पढ़ रखी है पहले थोड़ी बहुत भी सीरियसली, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई बात अटक जाया करते थे मिनी बातों में छोटी छोटी। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का किस्सा बेईमानी वाले से शुरू कर रहा हूँ। चलो बेईमानी बाद में भी उड़ी जाता हूँ। ये साहब का नाम फिनाल फिनॉल है, तो मैंने एक नंबर 2 की ट्रिक क्या दी हुई है? बेंजीन रिंग को डायरेक्ट टच करने वाले एटम पर अगर लोन पेयर हो तो वो मेरे पूरे कोर्स में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो बेंजीन को फिलहाल O छू रहा है, O पे लोन पेयर है, इसका मतलब OH ग्रुप इज, हम क्या राइटिंग में लिखने में क्या कहता है? फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, OH इन फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ गए? अब कैसे है, क्यों है, वो सब किससे क्या है, मुझे रीजनिंग में खूब चाहिए होता। तो ये O, पहले तो एक लाइन ये देखो, लोन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इस कहानी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेट को बोलते हैं। और इस गाने में डबल सिंगल बोलते हुए अगर डबल की जगह प्लस आ जाए, किसी एक डबल की जगह माइनस आ जाए या डॉट आ जाए, तो भी कॉन्जुगेशन जैसा सीन बन जाता है। तो फिलहाल लोन सिंगल डबल सिंगल डबल बन रहा है जी। तो ये लोन पेयर बोला रिंग से कि मैं तो बस तेरी तरफ आ रहा हूं। तो अगर तेरी तरफ आ रहा हूं, गलत बनाऊंगा मैं सेकंड फोटोग्राफ को एक सेकंड के लिए, बातें जल्दी समझ आए, ज्यादा समझ आए के लिए, ये बन जाएगा। O पे क्या आ गया और इस C पे क्या आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, लेकिन C के बॉन्ड कितने हो गए इसके? तो कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल। सेकंड पीरियड में D नहीं होता, 2D नहीं होता, D तो थर्ड से शुरू होता है। तो सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट चाहते भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। इस बात को मैंने इस तरह से बोला था कि C पे नेगेटिव आ गया, तो कार्बन बहुत ही सेल्फिश एलिमेंट है। मेरे पूरे ऑर्गेनिक में कार्बन बहुत ही सेल्फिश एलिमेंट है। जब भी उस पर प्लस आए या माइनस आए या डॉट आए, तो वो अपने पड़ोसी के जस्ट नियरेस्ट पड़ोसी को देखता, अगर उसके पास उसे कोई कमजोर कड़ी दिख जाए तो उसको बर्बाद कर देता, खुद की जान बचा लेता। क्या मतलब था? जैसे ही इस पे आया, C पे आया नेगेटिव, तो इसने इस वाले पाई बॉन्ड को क्या कहा? तू आगे खिसक। तो इस वाले बॉन्ड को वो आगे भेज देता, और आगे बॉन्ड भेजने पर यहां पर नेगेटिव आ जाता। फिर ये सेल्फिश कार्बन पड़ोसी को देखा, पड़ोसी पे कमजोर कौन? पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, तो इसलिए कमजोर बोल रहा हूं। उसने इसको आगे धक्का दिया, पाई ने आगे धक्का दिया, ये सिनेरियो बन गया। ऊपर क्या चल रहा है? ये जो लोन पेयर है, ये है, दिखाना जरूरी नहीं है हर बार की आप दिखाओगी, दिखा दो कोई नुकसान नहीं, नहीं दिखाओ कोई नुकसान नहीं, वो मानना कि वहां है ही। फिर ये सेल्फिश कार्बन ने अपना नेगेटिव इधर भेजा। तो मुद्दा गाने का क्या था कि देखो ये फिर इधर आया, ये पाई बॉन्ड वापस उधर आ गया, और वापस उधर आ गया तो हम पहला और आखिरी स्ट्रक्चर से बोले थे लोन पेयर साहब आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो फायदा क्या हुआ? तो वो लोन पेयर क्या बोला कि देखो फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट में और लास्ट में पाई बॉन्ड्स रिंग के अंदर घूम गए, तो मैंने दुनिया हिला दी है रिंग की। इस पूरी कहानी में OH ने एक बात और क्या बोली कि मैंने प्लस R इफेक्ट दिखाया, या इसी का दूसरा नाम प्लस M इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस मेसोमेर। याद रखना बड़ा आसान, जहां से शुरू हुआ कहां से हुआ? O से। O पे क्या चार्ज आया, इसलिए प्लस R इफेक्ट। और फिर क्या कह रहा है? देखो मैंने बेंजीन रिंग की ऑर्थो, अब सबको ऑर्थो मेटा पैरा तो पता है ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, OH कह रहा है मैंने प्लस R इफेक्ट दिखाते हुए बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। अगर कोई भूखा नंगा बंदा, कौन हमारे यहाँ भूखा नंगा, जो अगले पेज पे अभी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग जो भी चीज होगी वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, वो खुद। तो कोई भूखा नंगा समझ गए, इसके बाद बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो बंदा आए
फिनॉल के आसपास को, तो फिनॉल का OH क्या कहेगा, तुझे भूख लग रही है, जा मेरी ऑर्थो पोजीशन पे चिपक जा, या मेरी पैरा पोजीशन पे चिपक जा, या मेरी, इस बात को हमने क्या दिया था, OH ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग by increasing electron density on benzene ring at its so electrophile can easily attack on its ortho and para position. तो OH ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाया OH, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि उनपे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो सके, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो सके। आया, अब इसमें दो किस्से थे गड़बड़ वाले। दो गड़बड़ वाले किस्से क्या थे? पहला किस्सा गड़बड़ ये था कि OH की जगह पर अगर Cl आ जाए, OH की जगह पर अगर Cl आ जाए तो Cl महाराज क्या गड़बड़ करते थे, एक अजीब बेसिर पैर की बात करते थे जो हमें रटनी पड़ती थी, जो हमारी रीजनिंग का क्वेश्चन भी होती थी, हमारी एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल भी होता है। क्या कहते हैं आकर Cl साहब कि अगर मैं हूंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होंगे, 3 पेयर थे पहले, अब 2 पेयर रह गए, और आखिरी में आके फिर से 3 पेयर हो गए। तो Cl ने भी क्या किया, प्लस आर इफेक्ट दिखाया, बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, तो Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, Cl इज ऑर्थो पैरा, इसमें कोई डाउट शक नहीं है। लेकिन कहां फंस गए ये, हमने फिनॉल के और हमने बेंजीन के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए भेजा, किस में रिएक्शन फास्ट होगी, फिनॉल में, क्योंकि OH ग्रुप ने बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखी है, तो बड़े जाम से जाके बेंजीन रिंग ने, अकेले बेंजीन ने तो ऐसा कुछ, तो इलेक्ट्रोफाइल को उस पर अटैक करने में कुछ हेजिटेशन होगी। फिनॉल के केस में तो वेलकम हो रहा होगा उसका, आइए बैठिए हमारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो फास्टर रिएक्शन इज इन। तो मैं यहां से एक जनरलाइजेशन निकालना चाह रहा था कि इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करते हैं, फास्ट करते हैं। फिर हमने यही सोचते हुए अगली बार क्या कहा कि चलो रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भेजते हैं एक बार क्लोरोबेंजीन पे और बेंजीन पे, तो फास्ट किस पे होनी चाहिए थी, क्लोरोबेंजीन में, क्योंकि Cl भी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, फास्ट इसमें हुई, तो सारा कुछ हिल गया इनका पढ़ा पढ़ाया सुनाया फंड डेवलप करा हुआ कंसेप्ट कि Cl तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, क्या है जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना दिए, यही बने। और जब इलेक्ट्रोफाइल आया Cl में तो लगा भी कहां, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब ये एक पॉइंट और है, ऑर्थो और पैरा पे एक साथ नहीं लगता, एक मॉलिक्यूल में ऑर्थो पे लगा देते हैं प्लस एक मॉलिक्यूल में पैरा पे, और ज्यादातर केसेस में पैरा वाला प्रोडक्ट बनते दोनों है, पैरा वाला मेजर होता है। बेईमानी वाली जवाब है, लेकिन हाँ चलेगा मेरी 12th में कि यहाँ पे भीड़ थोड़ी मिलेगी पास में, यहाँ पे भीड़ नहीं है, दाएं बाएं कुछ नहीं है, छोटे छोटे, तो इसलिए ज्यादातर केसेस में पैरा मेजर होता है। ठीक, वापस क्लोरोबेंजीन में Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहां लगेगा, ऑर्थो या पैरा पे ही लगेगा। लेकिन रिएक्शन जब कंपेयर की तो इसमें फास्ट हो रही थी और इसमें स्लो हो रही थी, तो अब ये सोच में पड़ गई क्या हो गया। तो अब ये जब फंस गए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को तो जुटला नहीं सकते हो, तो सच है जो हो रहा है, जो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो इन्होंने कहा कहानी बना दो, बुद्धू बना दो सबका। Cl ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी खींचता है, जो अगला इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अगले पेज पे, माइनस आई इफेक्ट के नाम से। माइनस आई, माइनस कब आई थी, जब मैंने किसी और के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे थे, तो माइनस आई इफेक्ट में Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, किसके, रिंग के, और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो Cl इज ऑर्थो पैरा, जब कम हो गई तो फिर ऑर्थो पैरा पे क्यों लग रहा है, कि नहीं रेजोनेंस की वजह से लग रहा है, अजीब बात बोले जा रहा, कम भी हो गई और लग भी ऑर्थो पैरा पे ही लग रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, फंस गए ना, अजीब सी बात। तो उसने कहा क्या करें, फंस गए। अगर को पूछे जी क्लोरोबेंजीन में मैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराता हूँ, कहां करता है, ऑर्थो पैरा पे, क्यों करता है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ड्यू टू प्लेजार इफेक्ट। फिर वो पूछा जी क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन फास्ट होती है, बेंजीन में क्लोरोबेंजीन में स्लो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग decreases, therefore attack of electrophile becomes difficult। क्योंकि जो ऑर्थो पैरा से तो बढ़ा था, आप कह रहे हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वह प्लस आर इफेक्ट है, बढ़ा था, कहते नहीं, डोमिनेटिंग इफेक्ट इज माइनस है। ठीक, तो Cl साहब बदमाशी कर गए। दूसरा एक्सेप्शन कौन था, बॉक्स बना के हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है क्लोरो का, और मेरे नोट्स में बॉक्स बना के ये भी लिखा हुआ है कि डैश CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डैश CH3 में बेंजीन रिंग को बाहर से भी सी छू रहा है, उस सी पे लोन पेयर नहीं है, फिर भी वो, बस एक एक्सेप्शन याद रखना, एक Cl का है तो ये रखना कि है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन तब भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है बिकॉज माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर। और दूसरा फंडामेंटल कंसेप्ट ये याद रखना कि डैश CH3 में सी पर लोन पेयर नहीं है, फिर भी वो ड्यू टू बेकर नाथन इफेक्ट, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो ड्यू टू की मुझे जरूरत नहीं है इस साल, लेकिन देख लेंगे आगे। मेटा डायरेक्टिंग, बेंजीन रिंग को छूने वाले एटम पर अगर लोन पेयर नहीं है एक्सेप्ट, तो वो सब मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। तो ये बेंजल्डिहाइड है क्या, बाहर से बेंजीन रिंग को सी छू रहा है,
सी पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका फर्ज बनता है कि ये मेटा डायरेक्टिंग हो। तो पाए साहब इधर किसके, क्यों, क्योंकि ओ इज मोर देन सी, तो ये सी पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया होगा, सी पे क्या आया होगा। और सी ने अपने पड़ोसी को देखा फौरन, पड़ोसी पे कमजोर कड़ी कौन थी, उसने कहा इसे खींच मारो, मैं तो बचा। अब ये साहब इधर आए, ये साहब इधर आए, ये साहब इधर आए, तो ये मुझे बनाने में मैं एक्सपर्ट होना चाहिए। पेपर में लगभग पक्का है कि ए आई में से कोई सा एक फोटो बनाना पड़ ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कोई सा एक बार। फिर ये वाला इधर आया तो सीन बना ये, हाँ या नहीं। फिर ये साहब इधर आए तो ये वापस इधर आए, सीन बना ये। और हमारी कहानियों में 5 रेजोनिक स्ट्रक्चर है, लेफ्ट में भी देख लो राइट में भी देख लो, इधर भी 5 ही। और अब सीएचओ से पूछा खेल कहां से शुरू हुआ है, एक तरह से कह दूं उससे शुरू हुआ, उस पर क्या है माइनस, तो ये किसका किस्सा, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट का किस्सा, ठीक है। अब हमने बोला सीएचओ साहब आपने बेंजीन रिंग पर क्या जादू किया है कि मैंने रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर बुलवा लिए, यहाँ बाहर के इलेक्ट्रॉन इसलिए रिंग पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। वो कहाँ हुआ स्पेशली जनरेट, इसने अंदर के बाहर बुलवा लिए, तो नेगेटिव चार्ज तो देखो बाहर वाले ओ पे आ गया, रिंग पर पॉजिटिव आ गया। अब आया कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे आया, मेटाडाक्टिव में पॉजिटिव ऑर्थो मेटा पे आया, जो कुछ होता है बेचारा होता ऑर्थो पैरा पे ही है। फिर उसका नाम मेटा डायरेक्टिंग क्यों रखा, इलेक्ट्रोफाइल यानी भूखा नंगा बंदा, शॉर्ट ऑफ आया आप रिंग पे अटैक करना, तो बेंजीन रिंग क्या कहेगा, मैं भी भूखा नंगा हूं, मेरी ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर तो फिर भी तू देख ले तो इलेक्ट्रोफाइल तो वापस आ जाएगा, कहते मुझे नहीं, जब तू भी भूखा मैं भी भूखा तो क्या फायदा। फिर आपने इलेक्ट्रोफाइल को मारा कूटा बजाया था यादव कि नहीं तुझे बेंजीन रिंग पर जाके चिपकना ही है। अब वो आगे क्या करे, मजबूरन मेटा पे लगे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो और मेटा पे न्यूट्रल है। देख लो सारी फोटो में मेटा पे तो प्लस और न्यूट्रल में कौन रिचर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो मजबूरन, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफाइल रिलक्टेंटली ना चाहते हुए अटैक्स एट मेटा पोजीशन। अब इसमें एक्सेप्शन तो नहीं था, लेकिन मेरा ट्यूब बुझ जाया करती थी, इसलिए बॉक्स बनवा के लिखवा दिया करता था क्या, डैश NO2, यहाँ पे देख लो डैश NH2, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि N पर लोन पेयर होता ही है, तो हम इसमें मारे खा जाते हैं कि NO2 में N पे लोन पेयर होता ही है, तो NO2 में N पे लोन पेयर नहीं होता है, N पर यूजुअली लोन पेयर होता है, लेकिन NO2 के N पर लोन पेयर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि NO2 का फोटो ये है, तो उसका लोन पेयर O के साथ कोऑर्डिनेट बनाने में बिजी हो गया, तो N पर लोन पेयर नहीं है, इसलिए NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। हम जल्दी में NO2 में गड़बड़ करते हैं बस, CH3 की तो इतना ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, NO2 की पड़ती है। चले कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद एक वर्ड न्यूक्लियोफाइल, बस एक बार दिमाग नहीं लगाया दिक्कत हो रही है। पॉजिटिव लविंग, गुड, न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग जो चीज होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी या डेफिशिएंट होगी, अरे जिसपे नेगेटिव होगा वो ही तो पॉजिटिव को लव करेगा, फिजिक्स दिमाग। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग वो चीज होगी जिस पर, अब इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो चार्ज है तो नेगेटिव ही होगी। अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हुए भी मुझे नहीं याद होता था ये 11th में, इसके लिए मैं रटता था बैठ के थोड़ा सा, न्यूट्रल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल भी हो सकती है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग वो चीज होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो बोलूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज से हमने पूछा अगर तेरे पे चार्ज है तो क्या होगा, केस में क्या है पॉजिटिव ही होगा, और बदमाशी ये भी कर गया, तो ये मुझे ध्यान रखने होते थे बस, न्यूट्रल वाले तो ध्यान नहीं जाएगा। बोला हाथी पॉजिटिव, सर इलेक्ट्रोफाइल होगा, बोला गधा नेगेटिव, सर होता होगा तभी तो आया होगा ना मेरे बुक में, मेरे प्लस क्वेश्चन में। भाई बोले Na प्लस क्या होगा, तो Na प्लस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्टेट पूरा है Na प्लस का, वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ भी नहीं रहा, समझ गए। लेकिन जो आया होगा Cl प्लस NO2 प्लस आया होगा ना कहीं पढ़ाते हुए, तो तभी तो होगा ना, अगर वो होता होगा, और अगर होता है तो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। इसलिए मेरी ऑर्गेनिक पढ़ते हुए कुछ प्लस आ रहा है तो कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाला जो भी दिमाग में आ जाए, जो भी दिख जाए, वो सब न्यूक्लियोफाइल ही है। RO नेगेटिव, RO नेगेटिव, RO इज एल्कोक्सी ग्रुप, RO नेगेटिव आयन इज एल्कोक्साइड आयन। नेगेटिव वालों के नाम के आगे ये आइड लगा देते हैं ज्यादातर, पॉजिटिव वालों के नाम के आगे ज्यादातर EM लगा देते हैं ज्यादातर। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में आइड नहीं है, लेकिन Cl नेगेटिव
क्लोराइड, S2 नेगेटिव सल्फाइड, ठीक है। पॉजिटिव वाले कौन, सिंपल सी बात है, देखो मैंने जानबूझ के लिखे इन दोनों को, Cl नेगेटिव भी मिलेगा मेरे कोर्स में और Cl प्लस भी मिलेगा। जब वो नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। NO2 नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, NO2 पॉजिटिव होगा तो बाकी हाथी घोड़ा जो भी होता रहा, मुझे ज्यादा दो की जरूरत पड़ेगी। अब न्यूट्रल वाले किससे हैं वो तो आप बता नहीं रहे, तो न्यूट्रल में हाँ ये कैसे, देखिए कौन हो गया, महाराज का नाम बोल दो बस, अल्कोहल, एमीन, प्राइमरी एमीन, और अच्छा लगता है अगर बोलते तो। इन सब में एक एटम है जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर है एज अ होल, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीसीज है। अल्कोहल इज न्यूट्रल स्पीसीज, वाटर इज न्यूट्रल स्पीसीज, ROR न्यूट्रल स्पीसीज, लेकिन वो है जिसपे, तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आ गए न्यूट्रल होते हुए भी, और न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लास 11th एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूट, BF3, AlCl3, PCl3 नहीं है सर, PCl5, Cl3 तो खूब खुश है, ऑक्टेट पूरा है। PCl5 में ऑक्टेट फैला हुआ है। हमें मेरे काम के जो कोर्स में है ये दो तो सबसे ज्यादा बार हुए, तो फ्रिडल क्राफ्ट में आता है ऊपर वाला साहब, तो आ गया अब तो लिंक, और नीचे वाला साहब क्लोरीनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। और कौन जो मुझे कॉल्ब्स रिएक्शन में मिले, CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल, रीजनिंग भी वहां कर रहे होंगे, जबकि CO2 में तो सबका ऑक्टेट पूरा है, एक बार को ऊपर बोल दो, दो दो लोन पेयर भी हैं, और अदरवाइज सबका ऑक्टेट, तो ये तो कोई सिर्फ बनता नहीं, लोन पेयर वाला है तो एक बार को होता तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था। तो किस्सा क्या हुआ था, वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला था, स्पेशल हालात में, इन स्पेशल कंडीशंस ये पाई बॉन्ड इधर को खिसक जाता है, और पाई बॉन्ड इधर को खिसक गया था तो वो फिर रिएक्शन करते हुए भी कराऊंगा, फिलहाल तो जब पूछूंगा उस वक्त रुक के बीच में कीजिए कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों है, तो इतना जवाब, स्पेशल कंडीशंस में पाई बॉन्ड उधर को खिसक गया था, O पे नेगेटिव आ गया था, और वो C की तरफ से जाके बेंजीन रिंग से चिपक गया था, क्योंकि C पे क्या, और बेंजीन रिंग पे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता, तो इसलिए हमने बोला था कि ये स्पेशली बनाया गया है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और इसी गाने के तहत ये भी आ जाता था फिर SO3 में भी क्या ये किस्सा है, तो ये वाला बॉन्ड स्पेशल कंडीशन में S पे क्या आ जाएगा, तो ये S की तरफ से अटैक जब कर जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, तो CO2 और SO3 विचित्र से ऑक्टेट वेक्टर पूरा होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, वीक इलेक्ट्रो हो गया सर। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद जो अगली चीज आती थी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, नहीं ये नहीं करते, पहले करते हैं प्लस आई इफेक्ट, उससे फिर याद कर समझाना आसान पड़ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट और काम करता है सिर्फ कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन पर, स्ट्रेट चेन कह रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड पर। अगर सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम्स की चेन है, उसके एंड में यहाँ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग गया, फिलहाल मान लेता हूँ शुरुआत करने के लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से ज्यादा, तो शेयर्ड पेयर इधर खींच लेगा, इस पे स्लाइट नेगेटिव, इस पे स्लाइट, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे, तो कह रहा है इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ दूसरी तरह से बात समझनी है, दूसरा एस्पेक्ट उठा रहा है, ये शेयर्ड पेयर थोड़ा इधर खिसक जाएगा, तो इसके ऊपर ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा, ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट ने पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, उसने कहा सर ये इधर खिसक गया, ये तो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल नहीं हुआ है अभी उस पे, ये इधर खिसक गया इसका प्लस देख के, तो ये वाला तो नहीं, फिर तो मैं बस इस पे बनाता और आखिरी वाले पे बनाता, नहीं इन पे सब पे है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है x से, तो इस C तक सबसे कम है, और दिस इफेक्ट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन, कोई स्पेसिफिक बता नहीं सकता, नापने की मशीन नहीं इसकी, बिकम आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन आ रहा है, तो उन्होंने बोला CH H को बॉन्ड C का इलेक्ट्रॉन, C का शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचने का दम हाइड्रोजन से ज्यादा है, उन सबको कह दिया कि ये सब माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जिसको ये समझ चढ़ा के ऐसे लिखते हैं, डराने के लिए ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जिनमें अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का दम C के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचने का दम H से कम है, तो उन्हें कह दिया खींचते नहीं है, C इनका खींच के ले जाता है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ERG या EDG, ERG ज्यादा पॉपुलर है, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मुझे ये सीक्वेंस याद रखने हैं इनके, अगर मुझे अपने क्वेश्चंस रीजनिंग के करने हैं सही, तो सीक्वेंस बड़ा लंबा चौड़ा होता था, मुझे आता ही नहीं है, मुझे आज तक याद हुआ ही नहीं, बस मेरा काम इतने से चलता आ रहा है, वाला मुझे इससे छोटा मैं कर नहीं सकता, इससे छोटे में मैं फेल हो जाऊंगा, बस ये मुझे आज रटना है, जैसे मैंने नर्सरी में ABC सीक्वेंस मुझे रट जाना चाहिए, और जिन्होंने पढ़ा उन्हें याद आ गए होंगे। हाँ, जब एसिड्स की एसिडिक करेक्टर कंपेयर करना होता था, सॉल्यूशन चैप्टर में भी डाला था क्वेश्चन उसने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोमो एसिटिक, तीनों को इक्वल अमाउंट में डाला, किसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा,
तो जो सब तीनों वीक एसिड है, तो तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट, तीनों वीक है लेकिन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि Cl का माइनस नहीं, ट्राइफ्लोरो भी दिया था उसने, तो ट्राइफ्लोरो वाला F का माइनस वेट ज्यादा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। नहीं समझ आया जिन्हें, कोई घबराने की बात नहीं, अभी करके जब दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप इतना याद रखो, जिनमें इलेक्ट्रॉन खींचने का दम हाइड्रोजन से ज्यादा है वो सब माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और उनका सीक्वेंस ये है, सबसे ज्यादा कौन खींचता है, उससे कम NO2, उससे कम CN, उससे कम, इसे और बड़ा नहीं कर रहे, इतने से हमारा काम हो जाएगा। और डोनेटिंग में ऐसे बना देता हूँ, एक बार पकड़ में आ जाए शायद। टर्ड ब्यूटाइल, अब तो पहचान लोगे, टर्ड ब्यूटाइल है। ये कौन, आइसोप्रोपाइल नहीं, ये कौन, इथाइल। और ये कौन, यानी अपने से दूर धक्का इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे ज्यादा बढ़िया से कौन देता है, टर्ड ब्यूटाइल, उससे कम। तो मैंने ऐसे ध्यान रखा, CH3 ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है, वो अपने से दूर धक्का देता है। मिथाइल, यहाँ कितने मिथाइल है, 3 मिलके जरा ज्यादा सा धक्का दे पा रहे होंगे, 2 जने इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम धक्का दे पा रहे होंगे, ये CH3 वाले और कम, और CH3 वाला बेचारा सबसे थोड़ा सा सुरताल जो जोड़ दे जिससे ध्यान रह जाए चीजें। कोई और तरीका तो है नहीं कि कोई कंसेप्ट है जो हमने आ नहीं रहा है, हम छोड़ रहे। हाँ जी, यहाँ पे लिखवाया था मैंने, वो हटा दिया इस बार जानबूझ के, यहाँ पे लिखवाया था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर क्या बोल रहे हैं, ये था। अब इसका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए मेरा किस्सा इतने से हो जाता था कि देखो इसने इधर खींच मारा, H+ का निकलना, H+ का जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच गया तो H+ बन जाएगा नहीं। अब जो बहादुर वाला है वो तो समझ गया, जो बहादुर वाला नहीं है तो, तो सर ये इधर खींच मारा, ये भी तो इधर खींच मारा है, UH भी तो खींचता है, उड़ गया फ्यूज। अब क्या करूं, और मैं अगर COH का किस्सा कंसिडर ही ना करूं, बस क्वेश्चन फ्लू बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन हो गया दिमाग में कि देखो इसने खींच मारी, ये सिंगल बॉन्ड है, ये खींच मारी तो ये H इधर चिपका जा रहा है, H इधर चिपका जा रहा है, नहीं नहीं H नहीं चिपका जा रहा, इलेक्ट्रॉन चिपके जा रहे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच गए तो H+, और H+ ही तो निकालना है मुझे एसिड के, इसलिए COH हटा दिया गया है। वो मेरे 12th में दिक्कत नहीं कर रहा वजरा सा, इसलिए हटा दिया। चले अब आते हैं वो इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जरा गंदा सा लिखा गया, समझ जाओगे ना। रिएक्शन के दौरान एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसा, सारा एक्टिवेटेड एग्जैक्टली नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसा एक सीन पढ़ा था हमने, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए हम इंटरमीडिएट वर्ड यूज नहीं करते, इसलिए वर्ड कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, जो बीच में थोड़ी देर के लिए बना जैसे। तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के होते हैं, उन 4 में से भी 3 मेरे कोर्स में होते हैं, 11 12th के, और 12th में उनमें से 2 ही है बस, 3 में के भी 2। तो एक का नाम, इसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, फिर एक का नाम कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी बस मुझे बहुत एक आध बार जरूरत पड़ती है फर्स्ट चैप्टर में, और कार्बन आयन की तो शायद मुझे जरूरत पड़ती ही नहीं, हालांकि एक दो एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इससे, 12th की ही दे दूंगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट पड़ती ही नहीं। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, कहां से आया कैसे आया फिलहाल वो मुद्दे में टाइम दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, बस मुझे तो ये ध्यान रखना है, जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ने वाली है, टर्शियरी कार्बोकैटायन जिसको बोला, उसको टर्शियरी कार्बोकैटायन क्यों कह रहे हैं, जिस C पर प्लस लगा है उस पर 3 R नहीं बोलो, उसको 3 C छू रहे हैं। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी याद रखनी है, तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये है, कैसे याद रखना था, एक तरीका तो हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हमने पढ़ा नहीं है इस बार, उसकी हमारा बिना काम चलाना है हमें। तो CH3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर धक्का देता है, -I या +I, +I होगी, +I होगी धक्का दे के इलेक्ट्रॉन्स को। तो CH3 क्या दिखाता है, इस C को भूख लग रही है क्या, जिसपे प्लस चार्ज है वो भिखारी है, भूखा है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस CH3 ने अपनी थाली, CH3 ने अपनी थाली से सभी थाली इसकी तरफ खिसका दी, क्या ले खा ले ले खा ले ले खा ले, ड्यू टू +I इफेक्ट, ड्यू टू, इसको 2 जनों ने कहा ले खा ले ले खा ले, इसको एक ही जने ने बोला ले खा ले, इसको एक भी पड़ोसी ने नहीं बोला ले खा ले, तो कौन सबसे ज्यादा खाया नहीं उसने, कभी आगे जाके कुछ खा लिया था, बस 3 जनों ने पूछा है कि तू दुख मत मात हमारी थाली से खा ले, उसी से उसे सहारा मिल गया काफी, तो उससे उसमें स्टेबिलिटी आ गई, उससे कम, ठीक है। यहां हमें दुख देता था ये कैसा कार्बोकैटायन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी कहलाना चाहिए क्योंकि C जिस पे प्लस है वो डायरेक्ट एक C को छू रहा है, अगर कहना ही पड़े तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो काफी कम होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया से स्टेबल। देखो ये कहानी हो गई, इसका प्लस चार्ज का दुख रिंग ने अपने ऊपर ले लिया, फिर ये इधर खिसकेगा तो प्लस यहां जाएगा, फिर ये इधर खिसकेगा तो प्लस चार्ज नाम का दुख जो C पर कंसंट्रेटेड था वो पूरे रिंग में डिस्पर्स हो गया, तो बहुत सारे जने हैं जो उसका दुख बांट रहे हैं, तो इसमें काफी सारी, और अगर मैं इसका एक H हटा के एक CH3 एक रिंग और लगा दूं और स्टेबल, क्योंकि अब पूरे इस पे भी फैलेगा चार्ज, और तीसरा लगा दूं तो और भी ज्यादा स्टेबल आया क्या। तो मुझे 2-3 वाले तो शायद मेरे यहाँ नहीं है, एक वाला ही है, जब मोस्ट स्टेबल में तो और बहुत किस्से हो गए, जब तो बोला था अपने हिसाब से मोस्ट स्टेबल तो ये है, मोस्ट स्टेबल ये है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन,
ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, अमंग कार्बोकेटाइंस मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसको मानता है। इनमें बहुत बढ़िया रेजोनेंस होता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, इधर से। ट्वेल्थ में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। चले, कार्बोकेटाइन के बाद कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल मेरा यही की यही काम खत्म हो गया। सी पर प्लस के बजाय डॉट आ गया, और जब सी पर प्लस के बजाय डॉट आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? एक बंदा अपने गले में खूब सारी सोने के लाद के सड़क पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सोना रिच है, सोना गरीब आदमी है बेचारा। तो इसीलिए तो बताया था कि याद रह जाए आज, दिखावटी रईस है। तो ये भी दिखावटी रईस है। इस सी के पास कितने डॉट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सी डॉट होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सी प्लस होता है उसके पास 6, तो 6 डेफिशिएंट। ये 7 वाला भी है तो डेफिशिएंट ही, क्योंकि सपना क्या है 8, तो ये भी डेफिशिएंट है। और डेफिशिएंट है तो 3 जनों ने पूछा खाले खाले खाले, तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी का सीक्वेंस भी यही है। और मुझे नहीं कि जब से आदत बढ़ने वाली है कार्बोकेटाइन कार्बन आयन की। इसी सी पर अगर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो कार्बन आयन हो जाएंगे, और फिर उसमें सीक्वेंस, क्योंकि सी पे नेगेटिव है, पहले इलेक्ट्रॉन फालतू हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, बदहजमी हो रही है, 3 जने कह रहे हैं हमारा खाना भी खा ले, तो बुरी तरह से। तो इसलिए कार्बन टर्शियरी कार्बन कार्बन आयन इज लीस्ट स्टेबल हमारी किस्से में आया। लेकिन रिंग पे आ जाए यहाँ नेगेटिव, स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पूरी रिंग में फैल जाएगा। समझ गए? तो वो मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन चले, हो गए। देखिए जी, जनरल ऑर्गेनिक में नेक्स्ट और लास्ट बात, फिर चैप्टर पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम पर चारों चैप्टर्स जो हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक के, उसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड आएगा हर बार चारों चैप्टर में। तो उन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक हेडिंग ये कॉमन आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक। फिलहाल मैं बेंजीन से करके दिखा रहा हूँ, फंडामेंटल वही लगेगा, ऑर्थोपैरा वाली बात साथ में लगेगी। ऑर्थोपैरा पढ़ को पढ़ाया था, चैप्टर जब आएगा तब बात करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आपके दिमाग में 5 नाम आने चाहिए। पहला, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के नाम पर यूजुअली हम क्लोरीनेशन लिख लेते हैं, Br2Fe Br3 लिख दें तो ब्रोमिनेशन। दूसरा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम करते हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 से। तीसरा, सल्फोनेशन, जनरली कॉन्क H2SO4 से। तीसरा, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, जो हम RX से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इसका नाम फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और तीसरा, RCOX यानी एसिड हैलाइड, और या फिर RCO होल ट्वाइस O यानी एसिड एनहाइड्राइड। इन दोनों में से कोई लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस बार नाम फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। पहले वाले केस में Cl प्लस नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो H प्लस को धक्का देकर उसकी जगह आता है। दूसरे वाले में खास था, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बोर्ड के पेपर में आया तो आपने लिखना होता है कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल आता है, H प्लस को धक्का देता है, फिलहाल प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। कॉन्क H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, H नहीं बस SO3, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। और रिएक्शन में वो दूसरा मुद्दा है, बीच में SO3 आता है, साइड में फिर वो जो H प्लस होता है वो निकलता है। पूरा मैकेनिज्म 11th में किया, मैकेनिज्म का टाइम नहीं, हमें जरूरत नहीं, पेपर में आएगा नहीं। तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। आगे ग्रुप कौन सा लगता है रिंग पे? SO3H। प्रोडक्ट का नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस नाम की चीज आती है, H प्लस को धक्का दे देती है R प्लस, और एसाइलेशन में RCO प्लस, RCO प्लस। तो RCO प्लस जाके लगता है बेंजीन पर, और हमारे में से बहुत सारे बहादुर ऐसे भी होते हैं उनका RCO लग गया, तो कईयों का ये लग गया OCR, RCO हो गया जी। क्या होना है, ये X नेगेटिव हटा, C पे प्लस आया, तो इलेक्ट्रोफाइल इज RCO नो डाउट, लेकिन चार्ज जो है वो C पे S वाले है, इसलिए यहाँ पर COR। कल लेमिनेटेड पेज पर इस R का नाम जब CH3 था तो इस कंपाउंड का नाम एसिटोफिनॉन, और R का नाम अगर C6H5 हो जाए तो नाम बेंजोफिनॉन। तो इससे बनते थे एरोमेटिक कीटोन्स। 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें हर चैप्टर में मिलेंगे, 1-2 एक्सेप्शन आएंगे, वो एक्सेप्शन ही याद रखने होंगे।